किसान भाइयों बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। आज हम बात करने वाले हैं रबी की एक प्रमुख फसल के बारे में, चना मसूर के बारे में, और इनकी उन्नतशील किस्में, उकटारोधी किस्में, कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, बीज उपचार कितना ज़रूरी है, ये तमाम बातें हम करेंगे हमारे आज के अंक में। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ हैं सुनील कैतवास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप फार्म मैनेजर हैं केवीके रायसेन में। बहुत बहुत स्वागत। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और हमारे जी जैसा कि मैम ने बताया अभी हमें कि वर्तमान समय में चने की उन्नतशील किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ में हमारे कृषक जुड़े हुए हैं, तो चने और मसूर की फसल में क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो भी हमारे सामने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं, इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी ग्राम खैरियाई से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार दीदी। तो आज का हमारा जो अंक है वो हम चना मसूर और सरसों के बारे में जानने वाले हैं। चने की बात करें तो चने की उन्नत किस्मों से ही हम शुरुआत करेंगे। कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं? वर्तमान समय में देखा जाए तो चने की खेती का जो रकबा है वो मध्य प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों में से एक माना जाता है, और दलहनी फसलों में इसका बहुत बड़ा एरिया है। उन्नतशील किस्मों में हमारे किसान भाई लगातार नई नई किस्मों का उपयोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से बहुत सारी नई नई किस्में अभी विकसित की गई हैं, जिनका किसान भाई निश्चित रूप से आगामी फसल में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्पादन में अधिक लाभ होगा, अधिक मुनाफा होगा। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो उन्नतशील किस्में हैं उसमें जवाहर चना 12, जवाहर चना 14, जवाहर चना 36, जवाहर चना 52, जवाहर चना 63, ये हमारी बहुत ही उन्नतशील किस्में हैं। ये जो किस्में वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, ये सारी किस्में हमारी उकटा निरोधी किस्में हैं, जिनमें उकटा रोग की समस्याएं बहुत कम आती हैं। एक ही हमारी 2023 में रिलीज़ वैरायटी है पूसा मानव। ये हमारे पूसा का जो हमारा केंद्र है वहाँ से रिलीज़ हुई है 2023 में। ये बहुत ही अच्छी और उन्नतशील और सबसे नई किस्म है, जो कि वर्तमान समय में किसान अगर इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को उत्पादन अच्छा मिलेगा। ये किस्में भी हमारी उकटा रोग निरोधी किस्म है, जो लगभग 25 कुंटल के आसपास हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। और यील्ड पोटेंशियल की बात करें तो 35 कुंटल हेक्टेयर तक हमारे किसान भाई इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और नवीनतम किस्में, इसका उपयोग हमारे किसान भाई को निश्चित करना चाहिए। चने की उन्नत किस्मों के बारे में हमने जाना है, और अब हम जान लेते हैं कि अगर हम मसूर लगाते हैं तो उसकी उन्नत किस्में कौन कौन से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं? जी, हमारे अगर किसान भाई मसूर की खेती कर रहे हैं या मसूर का उत्पादन ले रहे हैं तो मसूर में भी उकटा निरोधी बहुत सारी किस्में आ गई हैं, जिनका किसान भाई निश्चित रूप से उपयोग करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा किसान भाइयों को, और विल्ट रोग से जो समस्या आती है मसूर में वो विल्ट रोग से भी निदान मिलेगा। इसमें हमारी IPL 316, IPL 319, HUL 57, RBL 30 या RBL 31 इन नवीनतम किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी किस्में जो है उकटा निरोधी किस्में हैं। इनकी जो अवधि है लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और 15 कुंटल 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता इनमें देने की होती है। तो निश्चित रूप से किसान भाई अगर मसूर की खेती में इन किस्मों का उपयोग करते हैं तो अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने चना की उन्नत किस्मों के बारे में जाना है, हमने मसूर की उन्नत किस्में भी जाना है। अब सरसों की उन्नत किस्में भी अगर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, कौन कौन से हमारे किसान भाई सरसों की उन्नत किस्में लगा सकते हैं? सरसों की खेती मध्य प्रदेश में बहुत ही क्षेत्रों में बढ़ती चली जा रही है। अगर पुराने समय में हम देखें तो सरसों का जो क्षेत्रफल था हमारा ग्वालियर या चंबल का क्षेत्रफल था, जिसमें सरसों की खेती बहुत अधिक हमारे किसान करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के कई सारे ज़िलों में, जिसमें रायसेन, विदिशा और भी आसपास के ऐसे ज़िले हैं जिनमें इसका क्षेत्रफल बढ़ता चला जा रहा है, और उत्पादन देने की क्षमता सरसों की फसल में अच्छी आ रही है और उसका रेट अच्छा मिल रहा है। तो निश्चित रूप से किसान हमारा सरसों की खेती भी कर सकता है। इसके लिए मुख्यतः हमारी
सरसों की गिरिराज एक किस्म है, उसका उपयोग कर सकता है। RS 725 उसका उपयोग कर सकता है। RS 749 इसका उपयोग कर सकता है। इसी के साथ साथ किसान भाई हमारे हाइब्रिड सरसों की खेती का उपयोग करें तो निश्चित रूप से उनको उत्पादन अधिक प्रति हेक्टेयर पर एकड़ अधिक उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सफल किसान इंदर सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि रबी फसलों में आप कौन कौन सी फसल जो है वो लगाते हैं। जी चना है, चना मसूर पिसी है। जी करते हैं। ठीक है, ये आपने बताया। इनकी कौन कौन सी किस्में आप लगाते हैं। किस्में ये पिसी में ज़्यादातर 1544 और चना ये खजिया वाले हैं। पीरा भी बोते हैं दीदी, उसका एवरेज थोड़ा कम है, खजिया ज़्यादातर लगाते हैं। पीरा का भी अच्छा है और सरसों। जी दीदी। अच्छा, एक बात बताइए इंदर सिंह जी कि आप सिर्फ रबी की फसलें लगाते हैं या खरीफ की फसलें भी लगाते हैं। रबी की भी करते हैं, खरीफ की भी करते हैं, दोनों फसलें करते हैं। और खरीफ में कौन कौन सी करते हैं आप। खरीफ में ये धान है, धान मक्का कपास। जी सर। इंदर सिंह जी, हम थोड़ी सी देर के बाद आपसे ये जानेंगे कि आपने कौन कौन सी फसलें लगाई और उनका बीज उपचार कैसे किया। फिलहाल हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे जान लेते हैं कि आपने इतनी सारी किस्मों के बारे में बताया है, इनमें बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजोपचार की हम बात करते हैं। बीजोपचार में हम अगर बात करें तो निश्चित रूप से सभी फसलों का बीजोपचार किसान भाइयों को करना चाहिए। बीजोपचार एक प्राथमिक टीकाकरण होता है जो हमारी फसलों को शुरुआती अवस्था में बहुत सारी कीट और बीमारियों से फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। बीजोपचार में हमारा जैविक बीजोपचार भी होता है, रासायनिक बीजोपचार भी होता है। जैविक बीजोपचार में हम अगर बात करें, खरीफ फसलों में भी बीजोपचार उतना ही आवश्यक है जितना कि रबी फसलों में आवश्यक है। बिल्ट रोग को रोकथाम करने के लिए चने की फसल में, मसूर की फसल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कारगर उपाय है तो वो है बीजोपचार। बीजोपचार में हमारे किसान भाई उन्नतशील किस्मों के साथ साथ जैविक फफूंदनाशी दवा हमारी ट्राइकोडर्मा विरिडी आती है, जिसका 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से हमारे किसान भाई अगर बीजोपचार करेंगे तो निश्चित रूप से बीजोपचार में उनको बिल्ट रोग से निदान मिलेगा। इसके साथ साथ रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल अगर हमारे किसान बीजोपचार में करेंगे, जिसमें हमारा कार्बोक्सिन प्लस थायरम आता है, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से अगर हमारे किसान भाई बीजोपचार का उपयोग करते हैं, इन दवाओं का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीमारियां लगती हैं या बिल्ड का प्रकोप आता है, उससे शुरुआती अवस्था में फसल को निश्चित रूप से सुरक्षा प्रदान होती है। इसके साथ साथ अगर हमारे किसान भाई कुछ रासायनिक कीटनाशकों का भी बीजोपचार कर सकते हैं तो FIR पद्धति के माध्यम से वो बीजोपचार का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक फफूंदनाशी, कीटनाशी और हमारा राइजोबियम कल्चर, इनका अगर तीनों का क्रमबद्ध तरीके से किसान भाई बीजोपचार करते तो निश्चित रूप से बीजोपचार से किसान भाइयों को लाभ होगा और फसल को सुरक्षा प्रदान होगी। जी, आपने अभी एक बहुत ही अच्छी पद्धति का उपयोग किया है, FIR के बारे में बताया। इसका थोड़ा सा और अगर आप विस्तार से बताएं कि कैसे किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। FIR पद्धति को क्रमबद्ध तरीके से इसलिए रखा गया है कि किसान को जब बहुत सारी दवाएं एक साथ उपलब्ध हो जाती है तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है या संशय हो जाता है कि किस दवाई का मैं किस क्रम में उपयोग करूं, उपयोग करना जी, पहले कैसे उपयोग करूं और जिससे कि उनमें अनुपात सही रहे और फसल को अधिक से अधिक उसका फायदा हो। FIR पद्धति का मतलब होता है कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। जैसे फफूंदनाशी दवा जो हमारी ये सबसे प्रथम बीजोपचार फफूंदनाशी दवा से करना चाहिए। इसके पश्चात उसे कीटनाशी दवा जैसे थाइमेथाक्साम 30 FS है, इमिडाक्लोप्रिड है या ऐसी रासायनिक दवाएं जिनका की रस चूसक कीटों के लिए या दीमक के लिए प्रभावी तरीके से उपचार किया जाता है। इसके पश्चात जो हमारे कल्चर हैं इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, PSB कल्चर है, तो इन कल्चर का उपयोग सबके बाद में किया जाता है। तो इस क्रमबद्ध तरीके से अगर हमारे किसान भाई बीजोपचार का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उन दवाओं का सही उपयोग होता है और सही किसानों को फ़ायदा मिलता है और विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों से हमारी फसल सुरक्षित रहती है। बिल्कुल किसान भाइयों, चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं चना, मसूर, सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में और साथ में कैसे आप उनका बीज उपचार कर सकते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें आज के हमारे संग में कर रहे हैं विशेषज्ञ हमारे साथ जो है वो सुनील कैतवास जी हैं। ये फार्म मैनेजर हैं KVK रायसेन में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और साथ में हमारे साथ इंदर सिंह जी हैं जो कि सफल किसान हैं ग्राम खैरियाई बट्टी से, नक्तरा से। स्वागत है सर आपका भी। इंदर सिंह जी, आप ये बताइए कि आप अभी जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आप बीज उपचार करते हैं? जी दीदी, बीज उपचार जरूर करता हूँ। क्या कि पौधे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अपन बीज उपचार नहीं करते तो उनमें बहुत सी बीमारी लग जाती है। सड़न रोग लग जाता है, नीचे से जड़ों को खा जाता है और बहुत सी पत्तियों पे भी बीमारी आती है, जैसे पीलापन जैसी बहुत सी बीमारियाँ आती हैं। उनके लिए बीज उपचार करते हैं जैसे। अच्छा, और बीज उपचार आप किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में भी बताइए। जी, ये फसलों के लिए तो जैसे दाने रहते हैं, सोयाबीन है, जैसे फसलें और भी हैं, जैसे बीज को पानी में भिगो देते हैं दवाई के साथ, फिर उसकी बुआई करते हैं दीदी। अच्छा, बीज का जो उपचार करते हैं आप बोने से कितने समय पहले करते हैं? बोने के तुरंत लगभग घंटे 2 घंटे पहले करते हैं। जी जी। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि बीज उपचार का सही समय क्या होता है? बुआई से कितने समय पहले करना चाहिए? निश्चित रूप से एक अच्छा प्रश्न है कि कई जगह ये देखा गया है कि किसान जो बीज का उपचार है कभी कभी बहुत ज़्यादा पहले अवधि में कर लेता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में अगर बीज में पानी या पानी की मात्रा लग जाती है तो उसका जो आवरण होता है वो नमी के कारण चटक जाता है, जिसके कारण उसका जो जर्मिनेशन या अंकुरण होता है वो प्रभावित हो जाता है। वो जब हमारा किसान फसल की बुआई करता है, खासकर दलहनी फसलों में जब वो खेत में बुआई करता है तो निश्चित रूप से उसका अंकुरण प्रभावित होता है और फसलों में पौध संख्या प्रभावित हो जाती है। तो बुआई के एक दिन के अंतराल पे या आज करें तो आज बुआई कर सकते हैं। आज बुआई कर रहे हैं तो सुबह बीजोपचार करें, 1 या 2 घंटे की उसमें हवा छाए में रख के बीजोपचार करें। हवा लग जाए तो हमारा जो बीज का आवरण सूख जाए। और बीजोपचार करते समय किसान भाई जो भी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उसका ध्यान रखें कि उनमें जो है अधिक मात्रा में पानी का उपयोग ना करें, क्योंकि किसान निश्चित रूप से अगर अधिक मात्रा का उपयोग कर देगा पानी का तो उसका आवरण चटक जाएगा, खासकर हमारी दलहनी फसलों के लिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन ऐसे होते हैं जो हमारी खरीफ की फसल लगाते हैं, धान सोयाबीन वगैरह लगा के रखते हैं, और इस वजह से क्योंकि उनको आने में समय लग जाता है, कटाई में समय लग जाता है, तो जो हमारी रबी फसल की बुआई है वो लेट हो जाती है। उस संदर्भ में आप क्या बताएंगे हमारे किसान भाइयों को कि कौन कौन सी किस्मों का वो उपयोग करें अगर आपकी फसल आप लेट बो रहे हैं? जी, निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न करा है मैडम। इसमें किसान भाइयों को ये निश्चित करना चाहिए कि अगर वो खरीफ में सोयाबीन की फसल लगा रहा है तो वो समय पर बुआई कर सकता है दूसरी फसलों की। लेकिन जब हमारा किसान भाई जो धान की खेती करता है खरीफ सीजन में, तो धान की जो परिपक्वता अवधि लगभग 140 दिन की होती है। जब वो खरीफ सीजन के पश्चात रबी में आता है तो अक्टूबर नवंबर का महीना उसका निकल जाता है। तो बुआई करते समय, खेत की तैयारी करते समय उसको लगभग नवंबर लास्ट या दिसंबर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को निश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी वो फसल लगा रहा है, चाहे वो गेहूँ लगा रहा हो, चाहे वो हमारा चना लगा रहा हो, चाहे मसूर लगा रहा हो या सरसों लगा, तो पछेती किस्मों का उपयोग करना चाहिए। पछेती किस्मों में कौन कौन सी किस्में इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित है उनका उपयोग करना चाहिए। फर्टिलाइज़र का उपयोग कितना उसके लिए अनुशंसित है उसका उपयोग करना चाहिए। बीज दर उसके लिए कितनी अनुशंसित है उसका उपयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से किसानों को इनमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो खरीफ के पश्चात किस फसल के पश्चात कौन सी
फसल लगा रहा है तो उनकी किस्मों का उपयोग करें। जैसे अगर चने की बात करें तो हमारे क्षेत्र में धान का बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ रहा है जी। तो चने की खेती हमारे किसान भाई रायसेन जिले में धान के पश्चात करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों में उनमें बिल्ट की समस्या कम आती है। तो ये प्रैक्टिकली अनुभव किसान का स्वयं का है कि जब धान के पश्चात वो खेती कर रहा है चने की, तो उसके क्षेत्र में बिल्ट की एक समस्या कम हो रही है। तो वो निश्चित रूप से उसमें ऐसी किस्मों का चुनाव करे जैसे RBG 202, RBG 203, RBG 201। ये कम अवधि वाली किस्म है जो लगभग 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है और किसानों को हमारे किसानों को 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार अगर किस्मों का चुनाव करता है किसान तो निश्चित रूप से उसको उत्पादन अच्छा मिलता है। अगर वो समय की बोनी या सिंचित अवधि वाली बोनी की किस्मों को लेट ले जाता है तो फिर वो उतना टेम्परेचर सहन नहीं कर सकती, तापमान सहन नहीं कर सकती जितना कि मार्च के महीने में बढ़ जाता है। इसके कारण उत्पादन उसका गिर जाता है। तो किस्मों का चुनाव करना अति आवश्यक है। जी। चने की जब आपने बात की है तो चने में एक उक्टा रोधी जो किस्म है, जो रोग है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो कौन सी किस्म का आप उपयोग कर सकते हैं जिसमें उक्टा रोग ना आए? क्या ऐसी कोई हम पर्टिकुलर किस्म की बात कर सकते हैं? जी मैडम, इस बारे में और मैं सटीक से जानकारी देना चाहूँगा। जो बिल्ट एक उक्टा रोग जिसे हम कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग है और ये बहुत अधिक मात्रा में हमारी दलहनी फसलों को प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे प्रभावी जो हमारा प्रथम चरण होता है उसके प्रबंधन का, वो किस्मों का चुनाव है। उक्टा निरोधी अभी वर्तमान समय में जो किस्में अभी हमने शुरुआत में बताई थी कि जो किस्में अभी रिलीज़ हो रही है, जो हमारा वैज्ञानिक काम कर रहा है वो निश्चित रूप से उक्टा निरोधी ही किस्मों को रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात भी कई खेत में ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिसके कारण बिल्ट आ जाता है। तो उक्टा रोग के प्रबंधन के लिए उसे समुचित प्रबंधन करना आवश्यक है। एक किस्म के चुनाव से ही अगर हम कहें कि बिल्ट का या उक्टा रोग का प्रबंधन हो जाएगा तो वो नहीं होगा। रोग रोधी किस्मों के साथ उसको बीजोपचार हुआ, उस दूसरी जो उसके चरण है उसका भी उसको प्रबंधन करना है। रोग रोधी किस्मों में हमने अभी बताया कि जवार चना 63 है, जवार चना 52 है, जवार चना 36 है, जवार चना 24 है, जवार चना 11 है, RBG 201 है, 202 है, 203। ये हमारी उक्टा निरोधी किस्में हैं जिनको किसान अगर लगाता है तो उक्टा रोग से उसको प्रभावी प्रबंधन मिलता है। इसके साथ साथ उसको बीजोपचार करना भी आवश्यक है। फसल का विविधीकरण या फसल चक्र, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही अगर लगातार एक ही खेतों में दलहनी फसलों की खेती, जिन खेतों में उक्टा रोग आ रहा है, अगर लगातार किसान करता है तो उक्टा रोग बढ़ता है। इसलिए उन क्षेत्रों को में जिनमें उक्टा रोग आ रहा है उन खेतों को बदल के फसल चक्र का उपयोग करके उक्टा रोग से प्रभावी निदान पा सकते हैं। बीजोपचार करें, अंतर्वर्ती फसलों का उपयोग करें, हमारी जो दूसरी और तकनीक है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अंतर्वर्ती फसलों में चने के साथ हमारी अलसी की खेती कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी हमारा जैविक ऐसा फफूंदनाशी पाउडर है जिसको खड़ी फसल में बुआई के पश्चात अगर हमारे किसान भाई 3 से 4 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला लें और 4-5 दिन उसको नमी में छाया में रखें और उसके पश्चात सिंचाई के पहले अगर उसका उपयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में, छिड़काव के रूप में करता है तो उससे भी प्रभावी नियंत्रण उक्टा रोग में आता है। इंद्र सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप चने की कौन सी किस्म का उपयोग करते हैं? ये 15 वो ही है सर, 315 सर, 315 करते हैं। और जब आप इसे बोते हैं तो धान के बाद जब आप बोते हैं तो आप खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, कैसे इसको बोते हैं? खेत को पहले तो उसको मतलब पंजी करवाना पड़ता है, फिर रोडवेटर करवा के पानी छोड़ के और उसमें रोड बन जाती है, फिर धान की बोनी करते हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ चने की बोनी करते हैं कि पीसीबी लगाते हैं? पीसीबी लगाते हैं, 1544 है और भी हैं, बहुत सी किस्में वो उपयोग करते हैं। जी। उन्नत किस्मों के लिए हमारे किसान भाई कहाँ संपर्क कर सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं? जी, उन्नतशील किस्मों का अगर उपलब्धता की बात करें तो किसान भाई अपने क्षेत्र में जो कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध हैं वहाँ पे बीज का प्रोग्राम चलता है, किसान भाई वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। लोकल स्तर पे बहुत सारे ज़िले में उसकी बीज उत्पादक समितियां हैं जो काम कर रही हैं, वहाँ पे वो संपर्क कर सकता है। हमारा बीज निगम के कुछ क्षेत्रीय ऑफिस होते हैं, जैसे अगर यहाँ की बात करें रायसेन ज़िले में तो बेगमगंज में हमारा बीज निगम का ऑफिस है, तो वहाँ से किसान हमारे संपर्क कर सकते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के माध्यम से किसान हमारे बीज का उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रक्षेत्र और यूनिवर्सिटी के स्वयं के अपने प्रक्षेत्र होते हैं जिससे वहाँ पे वो बीज की उपलब्धता होती है और किसान अगर समय पे संपर्क करेंगे तो बीज उनको निश्चित रूप से अच्छा और उन्नतशील किस्मों का उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों बहनों, आज हमने बात की थी मसूर, चना और सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। साथ में हमने जाना कि किस प्रकार से आप इनका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि चरणबद्ध तरीके से, जिससे कि उनमें रोग कम आए।
और इस पे विस्तार से हमें जानकारी दी है सुनील केतवास जी ने, जो कि फार्म मैनेजर हैं केवीके रायसेन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और साथ में हमारे साथ थे सफल किसान जो कि इंदर सिंह थे। उन्होंने बताया कि कैसे वो अलग अलग प्रकार की किस्मों का चुनाव करते हैं और अपनी खेती वो उन्नतशील तरीके से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। महत्वपूर्ण जानकारी हमने जानी है और अब हम जान लेते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को। खबरें खेती की में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचार पर। खरीफ बुवाई में 6.5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता अभियान पर जोर। एमएसपी में कोदो कुटकी का किया जाएगा उपार्जन, प्रक्षेत्र में लगी फसलों का किया निरीक्षण। दलहन आत्मनिर्भर मिशन योजना का सजीव प्रसारण। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र की प्रगति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में देश भर की खरीफ एवं रबी फसलों की स्थिति, बाढ़ प्रभावित राज्यों में फसलों की हालत, खाद उर्वरक उपलब्धता, जलाशयों की स्थिति और मूल्य स्तर सहित कई प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्रफल 1121 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 1115 लाख हेक्टेयर की तुलना में 6.5 लाख हेक्टेयर अधिक है। मक्का, गन्ना और दलहन फसलों की बुवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से उड़द की बुवाई में 1.5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में उड़द का क्षेत्रफल 23 लाख हेक्टेयर था, जो अब 24 लाख हेक्टेयर हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर ML जाट ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों के प्रगति की समीक्षा की। कृषि भवन नई दिल्ली स्थित ICAR मुख्यालय के अभिलेख कक्ष और अन्य अनुभागों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर जाट ने रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने, कुशल कार्यालय संचालन सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता और सुशासन की भावना को कायम रखने के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर जाट ने बताया कि इससे लंबित मामलों में कमी लाने, अभिलेखों के समय पर निराकरण एवं डिजिटलीकरण तथा प्रभावी स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कोदो कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो कुटकी उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा। इसके लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रमुख कोदो कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिलों के कृषकों से भी उपार्जन किए जाने पर विचार किया जाएगा। श्री अन्न उत्पादक जिलों के कृषकों से श्री अन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, श्री अन्न फेडरेशन द्वारा कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। खरीफ 2025 में उत्पादित श्री अन्न कुटकी 3500 रुपये प्रति क्विंटल एवं कोदो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लगभग 30,000 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए श्री अन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण शासन के मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्रदाय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से संबंधित कृषकों के खातों में DBT के माध्यम से प्रदाय किए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख डॉक्टर AK पांडेय के निर्देशन में ग्राम उमरी के कृषकों के क्षेत्र प्रक्षेत्र में लगी प्रमुख फसलों चावल, अरहर, बैंगन, मिर्च एवं टमाटर का निरीक्षण कर किसानों को सलाह दी। चावल धान में सफेद हरी या भूरी मक्खी के साथ गंधी कीट का प्रकोप होने पर पाइमेट्रोजिन 50 WG की 320 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 260 मिली मात्रा प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने की सलाह दी गई। PM कृषि धन धान्य योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन एवं कृषि अवसंरचना कोष पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान भाई बहनों को 42,000 करोड़ की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण मध्य प्रदेश स्थित समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण कराया गया। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती की में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के हमारे अंक में हमने विस्तार से जाना है चना, मसूर और सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ में हमने जानी कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।